21 साल, जरा सोचिए। कोई इंसान पूरे 21 साल तक दुनिया भर की खाक छानता है, कई देश बदलता है, अपना नाम और भेष बदलता है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को मारने के लिए। और ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस अकल्पनीय इंतकाम की सच्ची कहानी है, जिसकी नींव 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रखी गई थी। आज के इस डीप डाइव सेशन में, या कहूं कि इस वर्चुअल क्लासरूम में, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। हाँ, और आज हमारी स्क्रीन पर जो पहली स्लाइड है, जो एजेंडा है, वो साफ बताता है कि हम यहाँ बैठकर सिर्फ इतिहास की तारीखें रटने नहीं वाले हैं। सही कहा। आज का हमारा मिशन है उस खौफनाक प्रशासनिक मानसिकता को डिकोड करना जिसने इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया, और साथ ही शहीद ऊधम सिंह के उस ग्लोबल मिशन की गहराई में जाना जिसे अक्सर बहुत साधारण तरीके से बता दिया जाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और जो लोग आज की इस क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए ये समझना सबसे ज़रूरी है कि 13 अप्रैल 1919 की वो घटना कोई रातों रात नहीं हुई थी। मतलब वो कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। जी, ये सिर्फ एक शोक का दिन नहीं था, ये उस ब्रिटिश क्रूरता का चरम था जो सालों से सुलग रही थी। अगर मैं कहूँ तो ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अच्छा। हम अक्सर बाग में चली गोलियों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उस बारूद के बारे में बात नहीं करते जो उस बाग के बाहर पूरे पंजाब में बिछाया गया था। तो चलिए सबसे पहले उसी बारूद को समझते हैं। विद्यार्थी, अब स्लाइड नंबर 2 पर जो डेटा देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, वो असल में बहुत कुछ बयां करता है। बिल्कुल। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ और पंजाब से लगभग 3,60,000 सैनिकों की जबरदस्त भर्ती की गई। मतलब लोगों को उनके घरों से उठाकर युद्ध में धकेल दिया गया। हाँ, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग बच गए थे उनसे युद्ध का खर्च निकालने के लिए वॉर लोन्स या युद्ध ऋण जबरदस्ती वसूले गए। सोचिए पंजाब का ग्रामीण इलाका किस कदर टूट रहा था उस वक्त। एक तरफ तो गांवों के गांव अपने बेटों को एक ऐसे विदेशी युद्ध में खो रहे थे जिससे उनका कोई वास्ता ही नहीं था। सही बात है। और दूसरी तरफ भयानक आर्थिक दबाव, भुखमरी और महामारी ने उनकी कमर पूरी तरह तोड़ दी थी। प्रशासन ने लोगों को इस हद तक निचोड़ लिया था कि उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। रुकिए, अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझूं, तो पंजाब उस वक्त एक उबलते हुए प्रेशर कुकर की तरह था, है ना? हाँ, बहुत सटीक तुलना है ये। जहां वॉर लोन्स, भुखमरी और जबरन भर्ती ने कुकर के अंदर असंतोष की भाप पूरी तरह से भर दी थी, और फिर ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लाकर उसमें बस एक सीटी लगा दी ताकि वो फट जाए। बिल्कुल। और वो जो सीटी थी उसका असली नाम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 था, जिसे हम आम भाषा में रॉलेट एक्ट कहते हैं, जो हमारी तीसरी स्लाइड का विषय भी है। जी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों को डर था कि जो भारतीय सैनिक विदेशों से युद्ध लड़कर वापस लौट रहे हैं, वे अपने साथ आजादी और अधिकारों की मांग लेकर आएंगे। जाहिर सी बात है, दुनिया देखकर आ रहे थे वो। बिल्कुल। तो इसी उठती हुई लहर को कुचलने के लिए सिडनी रॉलेट की सेडिशन कमेटी या राजद्रोह समिति ने इस काले कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन इस कानून में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश को सड़क पर ला दिया? मेरा मतलब है, हमारी स्क्रीन पर जो इसके प्रावधान लिखे हैं वो तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत डरावने हैं। डरावने तो थे ही। बिना किसी वारंट के तलाशी लेना और किसी को भी पकड़कर 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल में डाल देना, ये कोई सामान्य बात तो नहीं थी। और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आम इंसान ही नहीं, मीडिया का तो गला ही घूंट दिया गया था। बिल्कुल। न्यू इंडिया, अमृता बाजार पत्रिका और इंडिपेंडेंट जैसे जो अखबार थे, उन्हें बलपूर्वक बंद करवा दिया गया। कोई भी खबर जो सरकार के खिलाफ थी उसे छापना सीधा अपराध बन गया था। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के दौर में विरोध की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है या सोशल मीडिया बैन कर दिया जाता है। हाँ, एकदम वैसा ही, ताकि दुनिया को पता ही ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए तो उस वक्त जनता ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा था। मतलब न्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू की। सही कहा। और यहाँ से कहानी में प्रशासन का वो चेहरा सामने आता है जो बेहद क्रूर था। विद्यार्थियों से कहूंगी कि स्क्रीन पर जो 2 प्रोफाइल अभी दिखाई दे रहे हैं उन्हें ध्यान से देखें। हाँ, स्लाइड 4 पर माइकल ओडवायर और जनरल डायर की तस्वीरें हैं, और इनको लेके अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में। बिल्कुल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये एक ही इंसान थे,
लेकिन माइकल ओडवायर और जनरल डायर ये दो अलग-अलग लोग थे। ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर बाईं तरफ माइकल ओडवायर हैं, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब पूरे सूबे का बॉस, राजनीतिक और प्रशासनिक मुखिया। और दाईं तरफ हैं जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो मिलिट्री कमांडर था, जिसने असल में वहां गोलियां चलवाई थीं। जी। लेकिन अगर हम स्लाइड में ओडवायर की मानसिकता वाले नोट्स को देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओडवायर की मानसिकता ही इस पूरी त्रासदी का असली कारण थी। वो कैसे? देखिए, वो शिक्षित भारतीयों से, वकीलों और पत्रकारों से सख्त नफरत करता था। वो उन्हें खुलेआम टिड्डे या ग्रास हॉपर्स कहता था। टिड्डे? बाप रे! हाँ, उसका मानना था कि ये पढ़े लिखे लोग बेवजह शोर मचाते हैं, और जो गरीब ग्रामीण जनता थी उसे वो मवेशी या कैटल समझता था, जिन्हें सिर्फ डंडे के जोर से हाँका जा सकता है। मतलब एक शासक जो अपनी जनता को कीड़े मकोड़े और जानवर समझता हो, उसके लिए मानव जीवन की तो कोई कीमत रही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक मिनट, मेरा एक सवाल है। अगर ओडवायर की नजर में नेता सिर्फ शोर मचाने वाले टिड्डे थे और स्लाइड 5 के मुताबिक सारे विरोध प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहे थे, तो फिर उसने 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि ओडवायर एक बहुत ही घमंडी प्रशासक था। उसे लगा कि अगर वो इन दोनों टिड्डों को हटा देगा तो अमृतसर शांत हो जाएगा। अच्छा, उसे लगा कि नेता नहीं होंगे तो भीड़ अपने आप घर चली जाएगी। हाँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे मजबूत आवाज थे। वहां जनता उन्हें बेइंतहा प्यार करती थी। तो उनकी इस अकारण और गुप्त गिरफ्तारी ने ही उस चिंगारी का काम किया जिससे भीड़ भड़क गई। इतिहास में यही वो इमीडिएट कॉज या तात्कालिक कारण माना जाता है। और जब भीड़ ने अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए शांतिपूर्ण मार्च किया तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद तो जाहिर है शहर में दंगे भड़क गए, टेलीग्राफ लाइनें काट दी गईं, रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। और यहीं पे ओडवायर का नागरिक प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया। स्थिति को संभालने के लिए 11 और 12 अप्रैल को अमृतसर का पूरा कंट्रोल जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया, जो मिलिट्री कमांडर था। जी। और डायर ने आते ही शहर में अघोषित रूप से मार्शल लॉ लगा दिया। अघोषित रूप से? एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? क्या जनता को बताया नहीं गया था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है और वे इकट्ठे नहीं हो सकते? यही तो सबसे बड़ी साजिश थी, या कह लीजिए भयंकर लापरवाही थी। डायर ने कुछ इलाकों में मुनादी तो करवाई, लेकिन शहर के एक बहुत बड़े हिस्से और आसपास के गांव तक ये खबर कभी पहुंची ही नहीं। ओहो, और यही संचार की कमी 13 अप्रैल 1919 के उस काले दिन की जमीन तैयार करती है। विद्यार्थी जो नक्शा और तस्वीरें अब स्लाइड 6 में सामने देख रहे हैं, उन्हें देखिए। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। बिल्कुल। और आसपास के गांवों से हजारों किसान, महिलाएं और बच्चे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने और मेले में हिस्सा लेने आए थे। और दोपहर बाद वे जलियांवाला बाग में आराम करने और एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा होने लगे। यहाँ इस बाग की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत अहम है। ये कोई खुला मैदान नहीं था जहाँ से लोग आसानी से भाग सकें। हाँ, नक्शे में साफ दिख रहा है कि ये चारों तरफ से मकानों की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक सूखा प्लाट था। सही कहा। और अंदर जाने और बाहर आने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता था। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात जो किताबों में अक्सर छिप जाती है, इस सभा का मुख्य आयोजक हंसराज नाम का एक व्यक्ति था। हंसराज? तो क्या उसने भीड़ को वहां फंसाया था? देखिए, जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि यही हंसराज गद्दारी करके ब्रिटिश सरकार का गवर्नमेंट विटनेस या सरकारी गवाह बन गया था। क्या मतलब भीड़ को वहां इकट्ठा करने वाला ही अंग्रेजों से मिला हुआ था? हाँ, ये इतिहास की वो कड़वी सच्चाई है जो दिखाती है कि कैसे अपनों की गद्दारी ने भी इस नरसंहार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ये तो सच में भयानक है। और फिर शाम 4:30 बजे डायर अपने सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पहुंचता है। वो उस एकमात्र संकरे निकास मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और उसने भीड़ को तितर बितर होने की कोई चेतावनी नहीं दी, कोई अनाउंसमेंट नहीं। उसने सीधे निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, बिना कुछ कहे। पूरे 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। लगभग 1650 राउंड गोलियां चली। बाप रे। और ये गोलियां हवा में नहीं बल्कि सीधे लोगों के सीनों और पीठ पर दागी गईं। डायर का निर्देश अपने सैनिकों को साफ था, गोली वहां मारो जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी हो। यह कहानी सच में बहुत भयानक और विचलित करने वाली हो जाती है। हमारी स्क्रीन पर स्लाइड 7 में जो उस शहीद कुएं की तस्वीर है, वो आज भी उस खौफनाक मंजर की गवाही देती है। बिल्कुल। जब गोलियां चलनी शुरू हुई
तो जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते लोगों को सीधा निशाना बनाया गया। और उस अफरा तफरी में सैकड़ों लोग, जिनमें औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल थे, जान बचाने के लिए बाग के बीचों बीच बने उस कुएं में कूद गए। कहा जाता है कि वो कुआं लाशों से ऊपर तक पट गया था। हाँ, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था वो। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था वो उनकी गोलियों से भी ज्यादा बर्बर था। वो कैसे? सरकारी आंकड़ों में बड़ी बेशर्मी से कहा गया कि केवल 379 लोग मारे गए हैं। सिर्फ 379? ये तो सरासर झूठ था। बिल्कुल झूठ था। क्योंकि जब कांग्रेस ने अपनी स्वतंत्र जांच समिति बनाई, जिसमें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे, तो उन्होंने पाया कि 500 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और 1200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल थे। में जो वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ऑर्डर दिख रहा है, आप इसे कैसे समझाएंगी? इसमें लिखा है कि उन्होंने मार्शल लॉ बैकडेट कर दिया था। हाँ, यही तो सारा खेल था। मतलब जिस वक्त डायर ने गोलियां चलाईं, उस वक्त कानूनी तौर पर वहां मार्शल लॉ लागू ही नहीं था, और बाद में डायर को बचाने के लिए कागजों में कानून बदल दिया गया। हाँ, ये तो सीधे सीधे सत्ता का नंगा नाच और धोखाधड़ी थी। ये पूरी तरह से एक सोची समझी प्रशासनिक धोखाधड़ी थी। और ये खेल सिर्फ यही नहीं रुका। और क्या किया उन्होंने? जब इस नरसंहार की खबर भारत और दुनिया भर में फैली तो भारी आक्रोश पैदा हुआ। उस आक्रोश को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नाटक रचा, जो हमारी अगली स्लाइड 8 का विषय है। अच्छा, हंटर कमेटी? जी, उन्होंने लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसे हम आमतौर पर हंटर कमेटी कहते हैं। लेकिन आप इसे नाटक क्यों कह रही हैं? क्या इस कमेटी ने डायर से कड़े सवाल नहीं किए? सवाल किए, बिल्कुल किए, लेकिन कमेटी अपना काम शुरू करती उससे ठीक पहले ही सरकार ने कानून पास कर दिया, इंडेमनिटी एक्ट या क्षतिपूर्ति अधिनियम। इस कानून को समझना इस पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। स्लाइड 9 पर इसी एक्ट का जिक्र है। तो ये इंडेमनिटी एक्ट आखिर काम कैसे करता था? इसने हंटर कमेटी को शक्तिहीन कैसे कर दिया? देखिए, इस एक्ट ने ब्रिटिश अधिकारियों को एक लीगल शील्ड या कानूनी सुरक्षा दे दी। मतलब वो पहले से ही सेफ थे? एकदम सेफ। इसका सीधा मतलब था कि मार्शल लॉ के दौरान अधिकारियों ने जो कुछ भी किया, चाहे वो हत्या हो, कोड़े मारना हो या कोई भी अत्याचार हो, उसके लिए उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बाप रे! उन्हें कानूनी रूप से इम्यून कर दिया गया। अब आप ही सोचिए, जब कानून ने ही कातिलों को बचा लिया, तो हंटर कमेटी उन्हें क्या सजा देती? मतलब न्याय प्रणाली ही अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी, और कमेटी ने सिर्फ इतना कहा कि डायर का कृत्य एक गलत निर्णय था। बस कोई सजा नहीं। कोई सजा नहीं, बल्कि डायर को नौकरी से निकालकर पेंशन के साथ ब्रिटेन वापस भेज दिया गया, और वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और मीडिया ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित किया। क्या बात कर रही हैं? हाँ, यहाँ तक कि उसके लिए वहां बाकायदा चंदा इकट्ठा किया गया था। ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। जब न्याय प्रणाली, जब सिस्टम ही अपराधियों को इस तरह बचाने लगे, तो आम लोग क्या करेंगे? स्लाइड 9 का दूसरा हिस्सा यही दिखाता है। बिल्कुल। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर इससे इतने आहत हुए कि उन्होंने तुरंत अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के मुंह पर मार दी। हाँ, उन्होंने वाइसरॉय को पत्र लिखकर साफ कहा था कि अब ये सम्मान हमारे लिए सिर्फ शर्मिंदगी का कारण है। और महात्मा गांधी ने भी अपना कायसर-ए-हिंद पदक वापस लौटा दिया, क्योंकि याचिकाओं और अपीलों का दौर अब खत्म हो चुका था। लेकिन जहां एक तरफ बड़े नेता उपाधियां लौटा रहे थे, वहीं एक अनाथ लड़के ने न्याय का एक अलग ही रास्ता चुना। जी हाँ। विद्यार्थी अगर स्लाइड 10 पर देखें, ये तस्वीरें एक युवा लड़के से लेकर एक प्रौढ़ आदमी तक की हैं। ये 21 साल के एक ऐसे इंतकाम की कहानी है जो किसी को भी हैरान कर दे। हम बात कर रहे हैं शेर सिंह की, जिन्हें दुनिया आज शहीद उधम सिंह के नाम से जानती है। 13 अप्रैल 1919 को जब बाग में गोलियां चल रही थीं, तब ये अनाथ लड़का वहां एक स्वयंसेवक के रूप में घायलों को पानी पिला रहा था। मतलब वो खुद वहां मौजूद थे? बिल्कुल। उसने अपने सामने अपने ही लोगों का वो कत्लेआम देखा था। वो खून से सनी मिट्टी उसके जहन में हमेशा के लिए छप गई थी। लेकिन एक अनाथ लड़का जिसके पास कोई साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, वो 1924 से 1934 तक यूरोप और अमेरिका में कैसे घूमता रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि स्लाइड 11 में जो डेटा हमने लगाया है, वो दिखाता है कि वो कई देशों की यात्रा कर रहे थे लगातार। उन्होंने फ्रैंक ब्राजील के नाम से पासपोर्ट भी बनवा लिया था। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ एक अकेले लड़के के लिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो उधम सिंह कोई साधारण जज्बाती युवा नहीं थे जो बस गुस्से में कुछ कर गुजरे। अच्छा।
वे गदर पार्टी के एक बेहद प्रशिक्षित और रणनीतिक ग्लोबल क्रांतिकारी थे। गदर पार्टी का वो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ही था जिसने उन्हें फंड्स, हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। ओहो, तो वो एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा थे। जी, वे एक हाई लेवल स्पाई या जासूस की तरह काम कर रहे थे। भेष बदलना, छद्मनामों का इस्तेमाल करना, ये सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात, उनका निशाना जनरल डायर नहीं था। एक मिनट, डायर क्यों नहीं? गोलियां तो डायर नहीं चलाई थी ना? क्योंकि डायर तो सिर्फ एक मोहरा था जिसकी 1927 में बीमारी से मौत हो चुकी थी। ऊधम सिंह का असली निशाना वो माइंडसेट था, वो सिस्टम का मालिक था जिसने उन गोलियों को सही ठहराया था। मतलब पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर। बिल्कुल, वही ओडवायर जो लंदन में आराम की जिंदगी जी रहा था। और फिर आता है 13 मार्च 1940 का वो दिन। स्लाइड 12 पर विद्यार्थी कैक्सटन हॉल की तस्वीर देख सकते हैं जो लंदन में है। वहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग चल रही थी। हाँ, और ओडवायर वहां भाषण देने आया था। ऊधम सिंह ने वहां तक पहुंचने के लिए जो तरीका अपनाया वो उनकी अकल्पनीय बुद्धिमत्ता का सबूत है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक मोटी किताब ली, उसके पन्नों को एक रिवॉल्वर के आकार में काटा, उसमें अपनी बंदूक छिपाई और भारी सुरक्षा के बीच हॉल के अंदर पहुंच गए। क्या बात है, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की तरह। हाँ, और जैसे ही ओडवायर अपना भाषण खत्म करके मुड़ा, ऊधम सिंह ने उस पर सटीक गोलियां दाग दी। ओडवायर वहीं ढेर हो गया। 21 साल का वो धैर्य आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? गोली मारने के बाद ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वहीं खड़े होकर बहुत गर्व से अपनी गिरफ्तारी दी। वो भागे इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कोई अपराध बोध था ही नहीं। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि भारत भूला नहीं है। और जब पुलिस हिरासत में उनसे उनका नाम पूछा गया, जो हमारे स्क्रीन पर स्लाइड 13 में बड़े अक्षरों में लिखा है, उन्होंने जो नाम बताया वो अंग्रेजों के चेहरे पर एक करारा तमाचा था। बिल्कुल। उन्होंने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये नाम कोई रैंडम चॉइस नहीं था। ये भारत की हिंदू, मुस्लिम, सिख सांप्रदायिक एकता का सर्वोच्च प्रतीक था। सबको एक साथ जोड़ दिया। जी। ओडवायर और अंग्रेज हमेशा कहते थे कि भारतीय तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऊधम सिंह ने उस नाम के जरिए संदेश दिया कि हम एक हैं और तुम हमें बांटकर हम पर राज नहीं कर सकते। और जब उन पर मुकदमा चला तो अदालत में भी उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीना तानकर कहा, मैंने अपने देश की आत्मा को कुचलने वाले को कुचला है। उनके शब्दों में इतनी आग थी कि ब्रिटिश सरकार बुरी तरह घबरा गई थी। हाँ, उन्हें लगा कि अगर ऊधम सिंह का ये बयान अखबारों में छप गया तो भारत में 1857 जैसी एक और बड़ी क्रांति भड़क उठेगी। इसीलिए उन्होंने मीडिया में उनके बयानों के छपने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। सही कहा। और अंततः 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटन विले जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। एक अनाथ लड़का जिसने 21 साल तक अपनी मिट्टी से किया वादा निभाया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूफ गया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये। अगर हम आज के इस पूरे सेशन के डेटा को, इस रिवीजन मैट्रिक्स को समेटें जो अब स्लाइड 14 पर आपकी स्क्रीन पर है, तो हमने क्या क्या देखा? हमने कई अहम चीजें देखी। पहला, माइकल ओडवायर का वो अहंकार, जहां वो भारतीयों को कीड़े मकोड़े और टिड्डे समझता था। दूसरा, हंसराज की वो गद्दारी जिसने निहत्तों को मौत के कुएं में फंसाया। तीसरा, इंडेमनिटी एक्ट और हंटर कमेटी का वो कानूनी नाटक जिसने खुलेआम कातिलों को बचा लिया। और चौथा, इसी अन्याय के खिलाफ ऊधम सिंह का वो 21 साल लंबा ग्लोबल मिशन। बिल्कुल। इतिहास की ये पूरी टाइमलाइन हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक देती है। और आज की क्लास को खत्म करने से पहले स्लाइड 15 के आधार पर मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी क्रूर प्रशासन द्वारा न्याय के कानूनी रास्ते जानबूझकर बंद कर दिए जाते हैं, जब अदालतें और कमिटियां सिर्फ सत्ता का बचाव करने वाला दिखावा बन जाती हैं, तो क्रांति का जन्म होना निश्चित है। सही बात है। ऐसे में ये सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है, क्या ऐसे अनसुने और निरंकुश प्रशासन में शांतिपूर्ण विरोध के लिए वास्तव में कोई जगह बचती है, या फिर ये अन्याय खुद ही अनजाने में अपनी तबाही के बीज बो देता है? ये सच में गहराई से सोचने वाला सवाल है। ओडवायर ने सोचा था कि वो टिड्डों को कुचलकर हमेशा के लिए अपना खौफ कायम कर लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी बाग की खून से सनी मिट्टी से एक फ्रैंक ब्राजील निकलेगा
जो 21 साल बाद लंदन के उसी के गढ़ में जाकर उस क्रूरता का पूरा हिसाब बराबर करेगा। आज की इस क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम एक नई ऐतिहासिक पहेली और नए डेटा के साथ इस डीप टाइम सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और इतिहास से सवाल पूछते रहिए।